भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर पहलवानों ने जो विवाद खड़ा किया वो आने वाले दिनों में विरोध की नई तस्वीर सामने ला सकता है। पहले नई संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर आर पार वाली तस्वीरें दिखाई दी और अब ये मामला मेडल को प्रभावित करने तक आ पहुंचा। पहलवानों ने भले ही अपने मेडल आज गंगा में प्रवाहित नहीं किए, लेकिन आने वाले दिनों के लिए तूफानी टकराव की नई लकीर जरूर खींच दी है। 23 अप्रैल को पहलवानों ने जंतर मंतर से जिस दंगल की शुरुआत की थी वो 28 मई की घटना के बाद हरिद्वार के हर की पैड़ी तक पहुंच गई है। 28 मई को दिल्ली पुलिस और खिलाड़ियों की जो तस्वीरें सामने आई उसने इस आंदोलन को एक नई दिशा में मोड़ दिया। पहलवान जिस महिला महापंचायत के उद्देश्य से नई संसद की तरफ बढ़ रहे थे उसमें तो वो असफल हो गए। साथ ही पुलिस ने बलवा समेत कई गंभीर धाराओं के तहत उन पर मुकदमा दर्ज कर लिया और इसी के बाद शुरू हुआ मेडल वाला दंगल। योगेश्वर दत्त ने ट्वीट किया, हमें वो पल याद आ रहे हैं जब हमने वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीते। अब लग रहा है कि क्यों जीते थे, क्या इसलिए जीते थे कि तंत्र हमारे साथ ऐसा घटिया व्यवहार करे, हमें घसीटे और फिर हमें ही अपराधी बना दे। खिलाड़ियों का कहना है कि उनके गले में सजे इन मेडल का अब कोई मतलब नहीं बचा है। बजरंग पूनिया ने मेडल को गंगा में प्रवाहित करने का ऐलान किया और कुछ ही देर बाद साक्षी मलिक का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो अपने तमाम मेडल एक बैग में भरती हुई दिखाई दी और उसके बाद पहलवान पहुंच गए हरिद्वार की हर की पैड़ी। पहलवान काफ़ी गुस्से में हैं, नाराज़ भी हैं कि जिस तरीके से उनका आंदोलन चल रहा था, उनके आंदोलन को रोका गया, उसके बाद उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको लेकर जो ये पहलवान हैं वो बेहद नाराज़ हैं, बेहद मायूस हैं कि खिलाड़ी हैं, देश के लिए खेले हैं, मेडल आए हैं और उसके बाद उनके साथ इस तरीके का जो व्यवहार है वो यहाँ पर किया गया। और ये नाराज़गी, ये परेशानी इन पहलवानों के चेहरे पर जो साफ है वो झलक रही है, जो साफ है वो देखी जा सकती है। किस तरीके से इन्होंने जो अपने चेहरे हैं वो नीचे की तरफ झुका रखे हैं और कहीं ना कहीं मौन खड़े हुए हैं। शायद कहते हैं ना कि जब निशब्द होते हैं तो चेहरे के जो भाव हैं वो चेहरे के भाव परेशानी को कहीं ना कहीं बयां कर देते हैं। खिलाड़ियों के इस फैसले के बाद सियासत भी तेज हो गई। तमाम विपक्षी दल के नेताओं ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा। आज इतने लोग बैठे हैं, जिस तरह बेटियों को पीटा गया, जिस तरह एक तरफ नए पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा था और दूसरी तरफ लोकतंत्र की दुहाई दी जा रही थी और दूसरी तरफ सड़कों पर राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय ध्वज लिए लोगों को गिरा के मारा जा रहा था, उससे सरकार एक्सपोज हो गई है। और सरकार को शर्म आनी चाहिए कि इस तरह की स्थिति बनी है कि जिन लोगों के वजह से विदेशों में राष्ट्रगान गाया गया, झंडा ऊँचा फहराया गया, उनको आज ये कदम लेना पड़ रहा है। हमारी चैंपियंस हैं। 2016 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद ट्वीट किया था और ये कहा था कि रक्षाबंधन के दिन साक्षी ने रियो ओलंपिक्स में मेडल जीतकर हम सब के लिए, हम सब का जो है सर उठा दिया है। आज वो देश की बेटी नहीं है क्या? विनेश को मोदी जी ने कहा था कि तुम तो मेरे परिवार की हो। आज क्या वो उनके परिवार की नहीं है? कोई साधारण महिला भी होती, अगर आरोप लगाती तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यहाँ इतने जाने माने चेहरे जिन पे जनता विश्वास करती है वे आरोप लगा रही हैं, तब भी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पहलवानों की इस लड़ाई में कई किसान संगठन भी उनके साथ खड़े हैं। राकेश टिकैत ने भी पहलवानों से अपील की थी कि वो अपने मेडल गंगा में प्रवाहित न करें। हमने सबको कहा कि जहाँ पे मिलन को रोको, वे परवाह नहीं करने। वो देश की धरोहर है, बच्चों की धरोहर है, हमारे तिरंगे की धरोहर है, वो देश के मेडल है। हताश होने की जरूरत नहीं, संघर्ष है। आजादी की भी लड़ाई 90 वर्ष तक चली और ये इसमें भी लड़ेंगे, बातचीत करेंगे। अगर मेडल देने होंगे तो देश के राष्ट्रपति जी को मेडल देंगे। अब सवाल ये है कि पहलवान अब क्या करेंगे, क्योंकि पहलवानों ने जंतर मंतर से हटाए जाने के बाद इंडिया गेट पर आमरण अनशन की बात कही थी, लेकिन पुलिस ने इंडिया गेट पर किसी भी तरह के प्रदर्शन की इजाजत देने से इनकार कर दिया। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से रवि कैंतुरा के साथ सनुज शर्मा की रिपोर्ट। हर की पौड़ी पर मौजूद विनेश फोगाट और साक्षी मलिक की आंखों में आंसू थे। दोनों गंगा किनारे अपने मेडल लेकर बैठी थी और सर पकड़कर रो रही थी। लेकिन जब भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत हरिद्वार पहुंचे तो हालात बदलने लगे। नरेश टिकैत ने किस तरह पहलवानों को मनाया, इसको लेकर हमारे संवाददाता सनुज शर्मा ने उनसे बातचीत की। सुनी।
नरेश जी, आप देख रहे थे कि पहलवान गुस्से में थे, आंखों से आंसू उनके छलक रहे थे, तमाम लोग समझा रहे थे लेकिन किसी की बात नहीं माने, आपकी बात मान ली? हमने जोड़ी बनाई भाई, चौथ साहब जोड़ी बनाई हमने। चौथ साहब है श्याम सिंह मलिक जी। मैं एकदम हमें पता लगा, ये भी 2 घंटे पहले ही पता लगा, तो हमने बिल्कुल आपात स्थिति में हम यहाँ से हमने निर्णय लिया आने का। तो हमने बच्चों के सामने जोड़ी फैलाई भाई इस तरह का, तुम ये कदम ना उठाओ, ये धरती लाल हो जाएगी, ये धरती लाल हो जाएगी, पूरे भारत का नाश का काम जोड़ रखा। इस तरह की बात नहीं, हम नहीं चाहते, हम कोई कदम ऐसा नहीं चाहते कहीं कोई तनाव बने कुछ हो। बच्चों के भविष्य की बात है, बच्चों के मान सम्मान की बात है। बच्चों ने ये मेडल जीत के इस भारत का नाम बढ़ा, तिरंगे का मान बढ़ा, और उन्हें इस तरह की बात जायज़ती करनी पड़ी। परसों तरसों किस तरह था 28 तारीख में किस तरह था उन्हें खींच के, और उनकी कितनी बेतुकी तौहीन हुई। क्या इस आज़ाद भारत में यही बात रहेगी, अपनी आवाज़ उठाने की भी नहीं बात? आज कहाँ गया प्रधानमंत्री जी का वो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, आज वो सब तार हो गई वो बात, वो जो उनका वो है वो सब तार हो रहा। तो इस तरह की बात नहीं करनी चाहते। और अब बात यूपी की सियासत की। कल विधान परिषद की खाली हुई 2 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, शाम को ही दोनों सीटों के नतीजे भी घोषित हो गए, लेकिन आज मायावती के एक ट्वीट ने इस चुनाव को लेकर नई लड़ाई को जन्म दे दिया। मायावती ने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए ट्वीट किया कि समाजवादी पार्टी ने जानबूझकर ऐसी सीट पर दलित और ओबीसी उम्मीदवार को खड़ा किया जहां पार्टी की हार पहले से तय थी। अब मायावती के इस हमले पर यूपी में जाति वाली लड़ाई का नया अध्याय शुरू हो गया है। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में जाति वाली सियासी लड़ाई एक बार फिर तेज हो गई है। विधान परिषद के उपचुनाव में अखिलेश यादव ने दलित और पिछड़े वर्ग से आने वाले प्रत्याशियों को उतारकर दलित पिछड़ा समीकरण मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन अब उनके विरोधियों ने समाजवादी पार्टी को इसी मोर्चे पर घसीट लिया है। वैसे तो आंकड़ों के हिसाब से सपा प्रत्याशियों की हार पहले से ही तय थी, लेकिन जैसे ही विधान परिषद उपचुनाव के नतीजे आए, मायावती ने अखिलेश यादव पर चुभने वाला हमला किया। उन्होंने ट्वीट किया, परिषद की 2 सीटों के लिए कल हुए उपचुनाव में हार निश्चित होने के बावजूद सपा द्वारा दलित और ओबीसी उम्मीदवार को खड़ा करना, हरवाना तथा ज्यादा संख्या बल होने पर इनकी अनदेखी करना ये साबित करता है कि इन वर्गों के प्रति सपा की षड्यंत्रकारी नीति थोड़ी भी नहीं बदली। यानी अखिलेश यादव ने जिस समीकरण को ध्यान में रखते हुए दलित ओबीसी वाला दांव चला था, वही दांव अब उन पर उल्टा पड़ गया है। अखिलेश की कोशिश थी कि वो दलित पिछड़ा समीकरण के सहारे भाजपा पर प्रेशर बना सकें, भाजपा की निर्विरोध जीत में बाधा पैदा की जाए, साथ ही ये संदेश दिया जाए कि भाजपा से अगर कोई लड़ सकता है तो वो सपा ही है। इसके लिए अखिलेश ने एक सीट पर दलित और दूसरे पर पिछड़े वर्ग के प्रत्याशी को उतारा था। सपा के इन प्रत्याशियों ने भाजपा के कई पिछड़े और दलित नेताओं से अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने की अपील की थी। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी केवल पिछड़ों और दलितों का अपमान करने का काम करते हैं। वो परिवारवाद से, जातिवाद से, गुंडागर्दीवाद से, तुष्टीकरणवाद से बाहर कभी नहीं निकल सकते। इसीलिए सपा को समाप्त होना जरूरी है। इसलिए जनता ने तो उनको सबक सिखा ही दिया है। कल विधान परिषद के चुनाव में धूल चाट चुके हैं। उसके बाद मुझे लगता है कि कभी दुस्साहस नहीं करेंगे पिछड़ों और दलितों का अपमान करने का। जो चुनाव होता है इसमें सीक्रेट बैलेट होता है, तो ये बहन जी को कैसे मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा और सपा का कैंडिडेट हारेगा? ये तो कोई नहीं बता सकता। तो निर्णय के बाद जब काउंटिंग होगी तभी पता लगना था। अब या तो उनको कोई अंदर की जानकारी रही होगी, मैं इतना ही कह सकती हूँ। उनका भी एक वोट था, वो भी एब्सटेन रहा। तो ये उनका, वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये उनका निर्णय था। अखिलेश यादव की इस रणनीति का कोई फायदा तो नहीं हुआ, उल्टे मायावती ने सपा पर गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने एक और ट्वीट में लिखा, सपा और इनकी रही सरकारों के दौरान इनकी ऐसी ही संकीर्ण व घृणित राजनीति से दलितों, अन्य पिछड़ों एवं अक़लियत समाज के लोगों का काफी अहित होता रहा है। इसलिए आगे ऐसे नुकसान से बचने के लिए इन वर्गों के लोगों को हमेशा बहुत ही सावधान रहने की सख्त जरूरत है। बीएसपी की यह अपील।
मायावती को अखिलेश की ये रणनीति इस वजह से भी चुभी है क्योंकि समाजवादी पार्टी की पूरी नजर मायावती के उस दलित वोट बैंक पर है जो अभी भी बसपा के साथ टिका है। इसके लिए अखिलेश लगातार समाजवादियों और अम्बेडकरवादियों को एक मंच पर लाने का नारा भी दे रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी को मालूम है कि लोग उनसे ये पूछेंगे कि आप अपना वोट डाल सकते थे, आपका अधिकार था वोट डालने का, तब आपने दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को वोट क्यों नहीं दिया? और आपने वोट नहीं दिया है तो वो ये जवाब तो दे नहीं पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी का दबाव है। लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी अपनी माननीय बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम जी की जो बनाई और जो अपने जीवन में जिस विचारधारा को उन्होंने पालन किया, उसके हिसाब से निर्णय नहीं ले पा रही। मायावती पहले ही कह चुकी हैं कि लोकसभा का चुनाव वो अकेले लड़ेंगी। ऐसे में अगर सपा को भाजपा का मुकाबला करना है तो बसपा में भी बड़ी सेंधमारी करनी होगी और अखिलेश की कोशिश कुछ ऐसी ही नजर आती है। वो कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ते जिससे चुनावी मुकाबले को भाजपा बनाम सपा दिखाया जा सके और इस हारी हुई बाजी में भी उन्होंने यही किया। अखिलेश यादव ने कहा, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कारण भाजपा में खलबली मची है। दलितों पिछड़ों के हक छीने जा रहे हैं। आरक्षण को भाजपा सरकार खत्म करना चाहती है। निजीकरण को इसीलिए बढ़ावा दिया जा रहा है। सामाजिक न्याय को लागू करने के लिए जातीय जनगणना कराया जाना जरूरी है। यानी समाजवादी पार्टी का एजेंडा साफ है। वो ओबीसी मोर्चे के साथ साथ दलित मोर्चे पर भी तेजी से कदम बढ़ाने वाली है और इस रणनीति पर पूरी नजर भाजपा की भी है। जब जीतना होता है तब वो दूसरे तरह के प्रत्याशी ले आते हैं मैदान में, और जब हराना होता है तो उस समय दलित और अति पिछड़ा की बात करते हैं। अभी फिर से देखिए चुनाव आने वाला है। अभी जुलाई में फिर से राज्यसभा विधान परिषद के चुनाव आने वाले हैं। देखेंगे कि कितने ये दलित प्रेमी हैं, कितने जो है अति पिछड़ा है। ये तो केवल हारने के लिए देना था। हार सुनिश्चित हो करके वो केवल उनको एक तरह से चुनाव को उन्होंने थोप दिया। यूपी की सियासी लड़ाई ओबीसी वोट बैंक के बाद दलित वोट बैंक की ही है और मायावती की बसपा का गिरता ग्राफ दूसरे दलों के सामने मौके पैदा कर रहा है। ऐसा क्यों है, इसे समझिए। यूपी में करीब 22% दलित वोटर हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा को 13% वोट मिले। बसपा का ये वोट प्रतिशत 1993 के बाद सबसे कम रहा। दलित बहुल सीटों पर भी बसपा को ज्यादा वोट नहीं मिले। 2014 में बसपा ने लोकसभा की एक भी सीट नहीं जीती थी और 2019 में सपा के साथ जोड़ने के चलते 10 सीटों पर कामयाबी मिली। यानी जो मायावती दलित वोट बैंक के दम पर ही 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री बनी, अब उनकी पार्टी के सामने सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। 2014 से लेकर अब तक हर एक चुनाव के नतीजे सपा के लिए निराशाजनक रहे हैं, लेकिन 2024 में सपा को ऐसा झटका ना लगे, इसके लिए तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। समाजवादी पार्टी की कोशिश बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करने की है। कल अखिलेश यादव ने इसको लेकर 2.5 घंटे तक मीटिंग भी की थी, लेकिन अब सपा की इस तैयारी पर भाजपा ने चुभने वाला हमला बोला है। अगले साल सियासत की सबसे बड़ी परीक्षा है और इस परीक्षा को पास करने के लिए अखिलेश यादव ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। 29 मई को जिला अध्यक्षों और महानगर अध्यक्षों की बैठक में अखिलेश यादव ने अपने सिपाहियों को बता दिया कि लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कैसी होगी और किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाना है। समाजवादी पार्टी ने 24 विजय के लिए जो सबसे बड़ा ब्लूप्रिंट तैयार किया है, उसमें बूथ को मजबूत करना सबसे अहम है। इसके लिए सपा ने नेताओं को सतर्क भी कर दिया है। अखिलेश यादव ने कहा, समाजवादी पार्टी का भरोसा संगठन और कार्यकर्ताओं पर है। इन हालात में हमें जनता के साथ रहना है। सेक्टर बूथ की रणनीति पर अभी से मजबूती से काम करना है। भाजपा की कुनीतियों का पर्दाफाश करना है। संविधान तथा लोकतंत्र को बचाना है। चुनाव बूथ पे होता है, वोट बूथ पे पड़ता है। निचले स्तर पर कार्यकर्ता पार्टी का संदेश जनता के बीच में ले जाने का काम करते हैं। नेता का संदेश और कार्यकर्ताओं की मेहनत, इन्हीं सबसे समाजवादी पार्टी या कोई भी पार्टी की मजबूती होती है। इसलिए ये जो बूथ कमेटियों का गठन पहले से चल रहा था, उसको और व्यवस्थित करना और निचले स्तर तक का फीडबैक लेना और पार्टी की नीति पहुंचाना।
लेकिन समाजवादी पार्टी जिस बूथ वाली रणनीति पर आगे बढ़ रही है उसके लिए उसे भाजपा से कड़ा मुकाबला करना होगा और भाजपा सपा से टकराने के लिए पहले से ही तैयार बैठी है। वो बूथ की बात तो कर सकते हैं, लेकिन वो केवल गुंडों का काम कर सकते हैं, अपराधियों का काम कर सकते हैं, दंगाइयों का काम कर सकते हैं। वो गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कुछ नहीं कर सकते। वो कुछ किए होते और करने का उनके जो काम था जनमानस में प्रभाव होता तो 2017 का चुनाव और 2014 का चुनाव जब वह स्वयं मुख्यमंत्री से नहीं हारते। 29 मई की बैठक में अखिलेश यादव ने अपनी सेना को कई टिप्स भी दिए। उन्होंने कहा, पार्टी के नेता ऐसा व्यवहार रखें कि किसी को शिकायत न हो। सभी का व्यवहार शिष्टाचार युक्त होना चाहिए। परस्पर सम्मान और विश्वास से समाजवादी पार्टी का ग्राफ जनता के बीच ऊंचा उठेगा। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जनता के सुख दुख में शामिल होना होगा। उनकी आवाज उठाने में कोई कसर बाकी न रखें। अभी से लोकसभा की तैयारियों में जुट जाएं। समाजवादी पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है। वो किसी परिवार और किसी व्यक्ति के द्वारा संचालित होती है, इसलिए वहाँ कैडर को प्रशिक्षित होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। आप अभी ज़्यादातर देखेंगे तो सभी जिलों के जिला अध्यक्ष आपको यादव मिलेंगे, एक बिरादरी के मिलेंगे। और भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। यहाँ पर समाज के हर वर्ग के लोग, वो जो है विद्यार्थी समय से ही वो प्रशिक्षित होते हैं। बूथ पर ही कौन, हम लोग तो काम करते ही हैं, बाकी समाजवादी पार्टी क्या करेगी वो तो अब समाजवादी पार्टी का वो जिम्मेदारी है। हम लोग प्रधानमंत्री बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी को पूरी ताकत जी जान से झोंक देंगे। सपा की बूथ वाली तैयारी बताती है कि वो लोकसभा चुनाव को लेकर कोई ढिलाई नहीं बरतना चाहती, क्योंकि अक्सर अखिलेश यादव पर यही सवाल उठते हैं कि वो चुनाव मैदान में देर से उतरते हैं। हालांकि इस बार उन्होंने 1 साल पहले से ही लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। अखिलेश यादव ने न सिर्फ चुनाव में जुटने के निर्देश दिए, बल्कि एक बार फिर विधानसभा चुनाव के नतीजों को छलावा बताया। उन्होंने कहा, भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी में षड्यंत्र की राजनीति बनाने में जुटी है। वो सत्ता का दुरुपयोग कर चुनाव जीतने की साजिशें करती आई है। 2022 का विधानसभा चुनाव इसीलिए समाजवादी पार्टी के हाथ से निकल गया। सभी मोर्चों पर भाजपा सरकार विफल साबित हुई है। आरक्षण को भाजपा सरकार खत्म करना चाहती है। 2012 के बाद से समाजवादी पार्टी यूपी में कोई बड़ा चुनाव नहीं जीत पाई है। इस बीच यूपी में 2 बार लोकसभा के चुनाव हुए और 2 बार विधानसभा के चुनाव, लेकिन भाजपा के मुकाबले समाजवादी पार्टी दूर दूर तक कहीं भी दिखाई नहीं दी। अब अखिलेश की कोशिश इन 4 बड़ी हारों का बदला लेने की है, क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव में अखिलेश पास हो गए तो उनकी पुरानी सभी हार की भरपाई हो जाएगी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बात तो चुभेगी, और अब बात स्वामी प्रसाद मौर्य की, जो अपने बयानों के चलते अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। पहले उन्होंने रामचरितमानस वाले विवाद को बढ़ाया और अब रोज धर्म से जुड़े मुद्दे पर ऐसी ट्वीट कर रहे हैं जो कई लोगों को चुभ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज भी एक ऐसा ट्वीट किया जिसमें आडंबर और पाखंड जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य का यह ट्वीट इस वजह से चर्चा में है क्योंकि कल ही अखिलेश यादव ने पार्टी नेताओं को धार्मिक मुद्दों पर बेवजह की बयानबाजी से बचने की नसीहत दी थी। अब सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव के निर्देश स्वामी प्रसाद मौर्य पर लागू नहीं होते? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी में कुछ भी बोलने की खुली छूट मिल गई है? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य का एजेंडा समाजवादी पार्टी के एजेंडे से बिल्कुल अलग है? और क्या स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में ऐसे नेता बन गए हैं जो कुछ भी करें कोई उनको रोकने वाला नहीं है? ये ऐसे सवाल हैं जो अखिलेश यादव की तरफ से जारी हुए निर्देश के बाद और बड़े हो गए हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने साफ शब्दों में हिदायत दी कि पार्टी का कोई भी नेता या कार्यकर्ता धार्मिक संवेदनशील मामलों पर बोलने से पहले सावधानी बरतेगा, किसी भी समाज या संप्रदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने से बचेगा। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य इस मामले में बिल्कुल नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव के इस निर्देश को 24 घंटे भी नहीं बीते और स्वामी प्रसाद मौर्य ने नया ट्वीट कर दिया। उन्होंने लिखा, भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने का सपना ढोंग, ढकोसले, आडंबर व पाखंड से साकार नहीं हो सकता। यदि भारत को पुनः विश्व गुरु बनाना ही है तो विश्व धम्म गुरु नायक तथागत बुद्ध के वैज्ञानिक, मानवीय व व्यवहारिक रास्ते पर चलकर ही संभव है। भारतीय संविधान भी देशवासियों को वैज्ञानिक सोच के साथ चलने की प्रेरणा देता है।
अखिलेश यादव जब 29 मई को पार्टी कार्यालय में बैठक कर रहे थे तब स्वामी प्रसाद मौर्य भी वहां मौजूद थे और ये कोई पहली बार नहीं जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस तरह का ट्वीट किया है। यही वो स्वामी प्रसाद मौर्य थे जिन्होंने रामचरितमानस के मुद्दे पर ऐसा विवाद उठाया जो पार्टी के लिए नुकसानदायी साबित हुआ। रामचरितमानस विवाद के बाद सपा 2 गुटों में बंट गई थी। पार्टी के भीतर से ही कई विधायकों ने स्वामी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कुछ सवर्ण नेताओं के सुर इतने बागी हो गए कि सपा ने उन्हें बाहर कर दिया। लेकिन इस विवाद के बाद भी स्वामी प्रसाद मौर्य शांत नहीं हुए और लगातार धर्म से जुड़े मुद्दों पर ट्वीट करते रहे जो कई लोगों को चुभता रहा। हाल ही में जब नई संसद में सेंगोल की स्थापना की गई तो इस पर भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने टिप्पणी की। उन्होंने ट्वीट किया, सेंगोल राजदंड की स्थापना पूजन में केवल दक्षिण के कट्टरपंथी ब्राह्मण गुरुओं को बुलाया जाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा सरकार का यदि पंथ निरपेक्ष संप्रभु राष्ट्र भारत में विश्वास होता तो देश के सभी धर्म गुरुओं को आमंत्रित किया जाना चाहिए था। ऐसा न कर भाजपा ने अपनी दूषित मानसिकता और घृणित सोच को दर्शाया है। आखिर दक्षिण के ब्राह्मण धर्माचार्य ही क्यों, शेष धर्माचार्य क्यों नहीं? अगर हिंदू धर्माचार्य आमंत्रित किए जा सकते हैं तो बौद्ध धर्माचार्य क्यों नहीं, जैन धर्माचार्य क्यों नहीं, सिख धर्माचार्य क्यों नहीं, ईसाई धर्माचार्य क्यों नहीं, मुस्लिम धर्माचार्य क्यों नहीं? क्योंकि हमारा देश पंथ निरपेक्ष है और पंथ निरपेक्ष है जहां सभी धर्मों का बराबर हम सम्मान करते हैं। केवल दक्षिण के ब्राह्मण धर्माचार्यों को बुला करके उत्तर पूर्व पश्चिम के ब्राह्मण धर्माचार्यों का भी अपमान किया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य की बातें इस वजह से गलत हैं क्योंकि नई संसद के उद्घाटन पर कुरान की आयतें भी पढ़ी गई थी और बाकी धर्मों के अनुसार भी पूजा की गई। लेकिन यहाँ सवाल उनके उस एजेंडे का है जो समाजवादी पार्टी से बिल्कुल अलग नजर आता है। सही मायने में सेंगोल राजतंत्र का प्रतीक है। राजदंड राजतंत्र का एक ऐसा सिंबल है जो सत्ता परिवर्तन हस्तांतरण के लिए एक राजा से दूसरे राजा के हाथ में जाता था। आज भारत में लोकतंत्र है, जहां लोकतंत्र है वहां राजतंत्र के प्रतीक की आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि स्थापित करने के लिए पूजन कार्यक्रम आपने रखा तो सभी धर्माचार्यों को नजरअंदाज क्यों किया? स्वामी प्रसाद मौर्य ने सेंगोल को लेकर भी एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने पीएम मोदी की दंडवत होने वाली तस्वीर ट्वीट की और लिखा, ऐसा लगता है कि सेंगोल राजदंड की स्थापना कर राजतंत्र का जश्न मनाते हुए भाजपा सरकार ब्राह्मणवाद के पैरों पर नतमस्तक हो गई है। सावधान सावधान, लोकतंत्र व संविधान खतरे में। जिस सेंगोल पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने सवाल उठाए थे उस पर बोलने से अखिलेश यादव भी बचते रहे। उन्होंने सेंगोल को लेकर कोई धार्मिक टिप्पणी नहीं की क्योंकि वो जानते हैं कि उनका एक बयान बड़ा तूफान खड़ा कर सकता है। वहीं अब भाजपा स्वामी प्रसाद मौर्य पर चुभने वाला पलटवार कर रही है। जिन लोगों को भारत के प्राचीन इतिहास, भारत की प्राचीन विचारधारा, भारत की ऐतिहासिक संस्कृति के प्रति सम्मान न हो, ऐसे टिप्पणी वैसे लोगों की द्वारा ही की जाती है। स्वामी प्रसाद मौर्य का कद सपा में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अखिलेश यादव ने पहले विधानसभा चुनाव हारने के बाद उन्हें विधान परिषद भेजा और उसके बाद महासचिव का पद दे दिया क्योंकि अखिलेश को लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य वो कड़ी है जो पार्टी के साथ ओबीसी और दलित वोटर को बड़ी संख्या में जोड़ सकते हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जैसे जैसे वक्त का पहिया 2024 की ओर घूम रहा है, दिल्ली की सत्ता का सफर तय करने के लिए सियासी सरगर्मी बढ़ रही है। निकाय चुनाव में जीत के बाद भाजपा ने 2024 के लिए दावेदारी तेज कर दी है। मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर भाजपा ने नया नारा बुलंद कर दिया। इसके अलावा जमीन पर माहौल को समझाने और मतदाताओं से संवाद स्थापित करने के लिए महासंपर्क अभियान की भी शुरुआत कर दी गई। भाजपा के इस अभियान ने अभी से ही विरोधियों की टेंशन बढ़ा दी है। 9 साल है विकास के, 9 साल है प्रयास के, लेकर सबको साथ चले, 9 साल है विश्वास के।
मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा के ट्विटर हैंडल से जारी हुआ विकास का ये वो संदेश है जिसके बलबूते भाजपा 2024 का बिगुल फूंकने जा रही है। केंद्र की सत्ता में मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर भाजपा ने 9 साल सेवा का नारा बुलंद कर दिया है। 9 साल पूरे होने पर खुद पीएम मोदी ने ट्वीट किया, बीते 9 सालों में भारत ने विकास की एक नई परिभाषा गढ़ी है। ये जन भागीदारी का ही परिणाम है कि गरीब हो या वंचित, नारी शक्ति हो या युवा शक्ति, हर वर्ग का सशक्तिकरण हुआ है। इस दौरान देश ने सभी क्षेत्रों में नवनिर्माण की मिसाल कायम की है। वहीं सीएम योगी ने भाजपा की ओर से जारी वीडियो को ट्वीट कर लिखा, 9 साल हैं विकास के, 9 साल हैं प्रयास के, लेकर सबको साथ चले, 9 साल हैं विश्वास के। मतलब भाजपा की कोशिश विकास के मोर्चे पर हर एक वर्ग को साधने की है, युवाओं से महिलाओं तक और व्यापारियों से लेकर किसानों तक को ये बताने की है कि पिछले 9 सालों में देश की विकास की रफ्तार कितनी तेज रही है। इस बीच लखनऊ में भाजपा युवा मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भाजपा की रणनीति साफ कर दी। इस बैठक में केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यकर्ताओं को करो या मरो का संदेश दिया। 2024 का चुनाव करो या मरो, इस लक्ष्य के साथ हमारी ताकत, हमारा समर्थन, हमारे संगठन की ताकत है, हमारे साथ देश की और प्रदेश की जनता का भारी समर्थन है। हमें केवल क्या करना है, जो समर्थन है उसे वोट के रूप में बूथ तक लाने और कमर को खिलाने के लिए उनको प्रेरित करने का काम करना है। मुझे पूरा विश्वास है 2024 के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद देश का और देश के युवाओं का भविष्य उज्जवल होगा। केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब भाजपा ने जमीनी स्तर पर माहौल को टटोलने और मतदाताओं से संपर्क करने के लिए अभियान की शुरुआत कर दी है। महासंपर्क अभियान के जरिए भाजपा की योजना बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं और मतदाताओं तक पहुंचने की है। भाजपा का महासंपर्क अभियान 30 जून तक चलेगा। 1 से 20 जून तक लोकसभा स्तर पर जनसभाएं होंगी। 20 जून के बाद डोर टू डोर कैंपेन चलाया जाएगा। यूपी में भाजपा ने 80 लोकसभा सीटों को 21 क्लस्टर में बांटा है। एक क्लस्टर में संपर्क अभियान के लिए 3 नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। 3 सदस्यीय टीम में केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, सांसद और स्थानीय नेता शामिल होंगे। दूसरे राज्यों के सांसद और विधायकों की भी जिम्मेदारी तय की गई है। महासंपर्क अभियान के जरिए भाजपा का सबसे ज्यादा फोकस कमजोर बूथ पर है। इसके अलावा कोशिश हर बूथ पर नए मतदाताओं को भाजपा से जोड़ने की है। देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 9 वर्ष सरकार पूरे होने के बाद एक पार्टी ने व्यापक रूप से घर घर संपर्क के लिए महाजन संपर्क की योजना बनाई। 30 मई से शुरू होकर 30 जून तक वो होना, और मुझे लगता है आज की कार्य समिति भी इस महाअभियान के लिए, इस जनसंपर्क अभियान के लिए एक व्यापक रणनीति बनाकर जो भी काम हम लोगों को मिलेगा उसे घर घर हमें। महासंपर्क अभियान के साथ ही भाजपा ने यूपी में पार्टी से जुड़े सभी 7 मोर्चों को एक्टिव कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और केशव प्रसाद मौर्य ने युवा मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ बैठक की, तो प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने अवध क्षेत्र की महिला मोर्चा कार्य समिति की पदाधिकारियों को संबोधित कर 2024 की तैयारियों में जुटने के निर्देश दिए। यानी कि भाजपा की तैयारी हर एक वर्ग तक मजबूत मोर्चाबंदी करने की है। इस पर सपा ने चुभने वाला वार किया है। भारतीय जनता पार्टी ने केवल दुष्प्रचार किया है, केवल अपना सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में नए नए भावनात्मक मुद्दे खड़े करने का प्रयास किया है। और सच क्या है, महाकाल में इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन करा के श्रेय लिया, प्रधानमंत्री खुद गए, 30 किलोमीटर की प्रति घंटे की स्पीड से हवा चली और बड़े बड़े बजट से गुजरात की कंपनी द्वारा बनाए गए बड़े बड़ी मूर्तियां, स्ट्रक्चर सब गिर गए। सपा का तर्क अपनी जगह, लेकिन एक तथ्य ये भी है कि सपा प्रशिक्षण शिविर की तैयारियों में जुटी है और भाजपा पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर आई है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से विवेक त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी भी वक्त है, लेकिन राजनीति जिस दिशा में चल रही है वो इस बात का संकेत है
कि हर दल की तैयारी एक एक वोट की घेराबंदी करने की है, क्योंकि दल कोई भी हो किसी न किसी रूप में लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटा है। पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी गांव-गांव समरसता अभियान चला रहे हैं। गांव गरीब और किसानों के बीच मोर्चाबंदी कर रहे हैं। आज जयंत चौधरी ने गाजियाबाद के अलग अलग गांव में छोटी बड़ी सभाओं को संबोधित कर सरकार को निशाने पर लिया। माना जा रहा है कि जयंत चौधरी जहां जहां जा रहे हैं वहां की लोकसभा सीटों पर वो मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं का जिस तरह का, नेताओं का हमारे लोकदल के गांव में आना जाना था वो कम होता जा रहा है और ये चिंता का विषय। गाजियाबाद के मंच से जयंत चौधरी का ये बयान पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को सीधी नसीहत है और संदेश भी कि पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को शहर के रास्तों से उतरकर गांव की डगर पर बढ़ना होगा। गांव में मैं जाता हूँ, खेती भी देख लेता हूँ, आपके मकानों की क्या हालत है वो भी देख लेता हूँ। आप मुस्कुराते हो मुझे देखकर। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए जयंत चौधरी की रणनीति वही है जो खतौली उपचुनाव के वक्त नजर आई थी, यानी कि रालोद की सारी कवायद गरीब और किसानों के नाम पर गांव के नुक्कड़ से निर्णायक बढ़त हासिल करने की है, क्योंकि हर एक सभा से जयंत चौधरी किसानों से जुड़े मुद्दों पर बात कर रहे हैं, केंद्र की मोदी सरकार को निशाना बना रहे हैं। अगर गांव में गुर्बत मुझे दिखाई देती है या खेती में नुकसान दिखता है तो मैं जानता हूं कि वह किसान जो मुझे देख के मुस्कुरा रहा है या मुझे प्यार दे रहा है उसने मन में बहुत कुछ दबा रखा है। ये मुझे देखकर इनकी भावनाएं बाहर आती हैं और रो भी पड़ते हैं। 19 मई को बागपत से शुरू हुए समरसता अभियान के जरिए जयंत चौधरी गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, छोटी छोटी सभाओं के जरिए कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं, भाजपा के खिलाफ नए सिरे से मोर्चाबंदी तैयार कर रहे हैं। दावा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में नतीजे रालोद के पक्ष में होंगे। पिछले चुनाव में नतीजे हमारे अच्छा है, लेकिन और बहुत बेहतर हो सकते थे। हम चाहते थे हमारी सरकार बनती और फिर जन कल्याणकारी नीतियों पे हम अमल करते और उनको लागू कर पाते, हम अपने मैनिफेस्टो को लागू करते, लेकिन वो मौका हमें नहीं मिला है। जनता ने जरूर ताकत दी है, हमारे अब जनप्रतिनिधि हैं लखनऊ, अभी भी हमारे विधायकगण हैं और एक मंच मिल गया हमें अपनी जनता के उम्मीदों पे काम करने का। माना जा रहा है कि जयंत चौधरी का सबसे ज्यादा फोकस उन गांव और लोकसभा क्षेत्रों पर है जहां जाट और गुर्जर मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है, यानी कि जयंत चौधरी उन समीकरणों को दोबारा से गढ़ने की कोशिश में हैं, जिनके आश्रय रालोद ने पश्चिमी यूपी में लंबे समय तक अपना झंडा बुलंद रखा। एबीपी गंगा के लिए गाजियाबाद से शक्ति सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात उस यात्रा की जिसे लेकर पश्चिमी यूपी की सियासत में हलचल बढ़ गई है। सम्राट मिहिर भोज के नाम पर सोमवार को निकाली गौरव यात्रा पर दो समाज के लोगों के बीच टकराव की स्थिति बनती दिखाई दी। उस गौरव यात्रा की अगुवाई करने वाली पथिक सेना ने ऐलान किया कि शासन प्रशासन की टेंशन बढ़ा दी है। वहीं इस मामले में सियासत भी तेज है। गौरव यात्रा से बने हालात को लेकर जयंत चौधरी ने भाजपा सरकार पर चुभने वाला हमला बोला है। सम्राट मिहिर भोज के नाम पर विवादों का धुआं उठ रहा है। सोमवार को गुर्जर गौरव यात्रा पर दो पक्ष आमने सामने थे। अब बयानों की शक्ल में सियासत आकार ले रही है। सोमवार को प्रशासन की ओर से इजाजत न होने के बावजूद गुर्जर गौरव यात्रा निकाली गई थी, जिसे रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने सरकार के खिलाफ किसानों के गुस्से की संज्ञा दे डाली है। जयंत चौधरी ने ट्वीट किया, किसान कौम में विशेष उबाल है। सहारनपुर में चली गुर्जर समाज की यात्रा इसका साफ प्रतीक है। जयंत चौधरी यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा सम्राट मिहिर भोज के नाम पर दो समुदायों के बीच टकराव के लिए भाजपा सरकार जिम्मेदार है। जयंत चौधरी ने कहा जो भी तस्वीरें नजर हैं वो भाजपा की साजिश है। कोई भी आक्रामक शैली ना रखे, एक दूसरे के प्रति कोई कटुता ना पाले। हम सब एक हैं। गांव देहात और किसान कौमों में आपस में तालमेल होना चाहिए, कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये कंट्रोवर्सी खड़ी किसने की? खुद योगी बाबा इस बात को खड़ा कर गए। इससे पहले कहाँ तनाव था? खुद योगी बाबा जी ने ये मुद्दा पैदा किया, शुरू किया, और अब चीज़ें यहाँ तक हो गई हैं। कल सहारनपुर में एक यात्रा निकली, बहुत बड़ी संख्या में लोग निकल के आए। तो ये संज्ञान सब लोग लें।
मतलब सम्राट मिहिर भोज के नाम पर अब वोट बैंक वाली सियासत तेज हो चली है। इस बीच गुर्जर गौरव यात्रा की अगुवाई करने वाले पथिक सेना के अध्यक्ष मुखिया गुर्जर ने नया ऐलान कर शासन प्रशासन की टेंशन बढ़ा दी है। सहारनपुर के बाद पथिक सेना ने पूरे पश्चिमी यूपी में गुर्जर गौरव यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया है। मैं तमाम सामाजिक संगठनों की बहुत जल्दी एक बैठक बुला रहा हूँ। मेरठ के अंदर, मेरठ से क्रांति की जोत जली थी इसी मई के अंदर, और धन सिंह कोतवाल जी की धरती से हम सबको एकत्रित करके एक बड़ी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और उसमें हम अपने जो और हमारे भाई हैं क्षत्रिय जाट भाइयों के पास जाएंगे, सहयोग मांगेंगे, अहीर भाइयों के पास जाएंगे, तमाम जितनी भी और पिछड़ी हुई जातियां हैं इनके पास जाएंगे, ब्राह्मणों का दरवाजा खटखटाएंगे कि हमें उसी तरीके से आशीर्वाद दीजिए, आज हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंची है। आप हमें त्यागी भाइयों के पास जाएंगे और एक बड़ी लड़ाई लड़ने की तैयारी हो रही है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि पश्चिमी यूपी में गुर्जर गौरव यात्रा कब निकाली जाएगी, लेकिन पथिक सेना के नए ऐलान ने हलचल बढ़ा दी है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अलग-अलग 40 से ज्यादा मामलों में आरोपी सपा विधायक रमाकांत यादव को आज पहली बार एक मामले में सजा हुई। हालांकि ये सजा सिर्फ 9 महीने की थी, जिसके चलते सपा के विधायक को सदस्यता पर कोई आंच नहीं आई। जिस मामले में रमाकांत यादव को सजा हुई वो मामला 2019 का है, जब जौनपुर में काफिला निकालने को लेकर रमाकांत यादव पर मारपीट का केस दर्ज हुआ था। जौनपुर की निचली अदालत ने सपा विधायक रमाकांत यादव को 9 महीने की सजा सुनाई है, जो कानून के लिहाज से सख्त संदेश है, लेकिन विधानसभा सदस्यता के लिहाज से खुद रमाकांत यादव और सपा को राहत देने वाला है। कोर्ट ने रमाकांत यादव को जिस मामले में सजा सुनाई है वो साल 2019 का है। 2019 में जौनपुर में काफिला निकालने के दौरान मारपीट का केस दर्ज हुआ था। इस मामले में कोर्ट ने रमाकांत यादव को 9 महीने की सजा सुनाई, साथ ही 7,000 का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट के फैसले के बाद रमाकांत यादव को वापस फतेहपुर जेल भेज दिया गया है। आज न्यायालय द्वारा 147 में 4 महीने की सजा, 323 में 2 महीने की सजा, 504 में 2 महीने की सजा और 149 में 1 महीने की सजा, कुल 9 महीने की सजा और 7,000 रुपये जुर्माना करके दंडित किया है। हालांकि विधानसभा सदस्यता को लेकर रमाकांत यादव की चिंता पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि रमाकांत यादव पर कई केस दर्ज हैं। रमाकांत पर कुल 46 केस दर्ज हैं। आजमगढ़ में हुए शराब कांड में भी रमाकांत यादव आरोपी हैं। हर एक मामले में सुनवाई जारी है। ऐसे में अगर किसी भी मामले में रमाकांत यादव को 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो विधानसभा सदस्यता को लेकर सपा की टेंशन बढ़ सकती है, क्योंकि अब तक सपा के 2 विधायक अपनी सदस्यता गंवा चुके हैं। पहला नाम आजम खान का है, जिनकी हेट स्पीच केस में निचली अदालत से 3 साल की सजा के बाद सदस्यता चली गई। वहीं अब्दुल्ला आजम को छजलैट केस में सजा के बाद सदस्यता से हाथ धोना पड़ा। जबकि जमीन पर जबरन कब्जा आगजनी के मामले में सपा विधायक इरफान सोलंकी जेल में है। इरफान पर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया है। कुल मिलाकर कहें तो रमाकांत यादव के मामले में कोर्ट का फैसला एक तरह से सपा को राहत देने वाला जरूर है, लेकिन विधानसभा सदस्यता को लेकर सपा की टेंशन खत्म नहीं हो रही। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तुम्हारा बात तो चुपेगी में आज जितना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।